एस्पिनाच गेम एक ऐसा खेल है जो बेहद कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है। यह एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भरोसेमंद नहीं, परंतु हर कोई शत्रु भी नहीं। अपॉर्चुनिज्म का यह खेल सही वक्त पर सही दाव जो खेल पाए, उसी पर खेल का रोमांच है। यह कहना कि किसी भी राष्ट्र की ताकत उसी गवर्निंग बॉडी या आर्मी पर है, तो यह अर्ध सत्य है। आपके आसपास रहने वाले लोग कौन और कहां से है, या अगर आप उसे जानते हैं तो पूरी तरह से जानते हैं, इसकी गारंटी आप स्वयं नहीं ले सकते। तो सोचिए, एक राष्ट्र जिसमें लाखों लोग रह रहे हैं, क्या उन्हें पूरी तरह से जानना, उनके मोटिव्स को जानना संभव है? इन अंदरूनी दुश्मन या फिर अनजान मित्र से डील करता है इंटेलिजेंस, जो किसी भी राष्ट्र की तीसरी आंख है। इन शॉर्ट, एस्पिनाच एक्टिविटी का मतलब वह लड़ाई जो आंखों के सामने घटित नहीं, जिसमें असंख्य हथियार तक इस्तेमाल नहीं, जिसमें इंटेलिजेंस ही सब कुछ है, और वह इंटेलिजेंस अपने शार्प एंड क्विक मूव से अपने दुश्मन से डील करके बिना कोई सस्पिशियस ट्रेल छोड़े, उसे एस्पिनाच कहते हैं। इंटेलिजेंस को रेगुलेट करता है एजेंट, जो एक एसेट है किसी भी सीक्रेट सर्विस का। यह एजेंट दोहरी जिंदगी जीता है, लोगों के सामने एक सामान्य मनुष्य, परंतु हकीकत में शार्प, क्विक एंड इंटेलिजेंस, रेडी फॉर एवरीथिंग प्रकार का इंसान होता है। यह एजेंट्स अनजान व रिस्की लाइफ जीकर अपने देश को अनजान दुश्मन से बचाते हैं। परंतु क्या हो जब यह एजेंट्स, जिसे एसेट कहा जाता है, वही लायबिलिटी बन जाए? जब एक एजेंट दुश्मन राष्ट्र या किसी दूसरे राष्ट्र को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, तब वह डबल एजेंट कहलाता है। इतिहास में ऐसे कई एजेंट्स हो चुके हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए और अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया हो। मोटिव इसमें पैसे से लेकर पॉलिटिकल डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। आज हम ऐसे ही एक डबल एजेंट की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसा डबल एजेंट जिसने अपने इंटेलिजेंट अप्रोच से आधी दुनिया को धोखे में रखा। ब्रिटेन का यह स्पाई किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह अपनी पूरी लाइफ जिया। क्या अमेरिका, क्या जर्मन, क्या ब्रिटेन, इन सभी को चकमा देकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोवियट्स को पास ऑन करता। इस डबल एजेंट को वर्ल्ड्स मोस्ट कनिंग स्पाई एंड मॉडर्न स्पाई नेटवर्क में नंबर 1 अनबीटेबल स्पाई माना गया है। कॉम्प्रोमाइज एजेंट्स जहां घृणा की नजर से इतिहास में उनके लेख दर्ज होते हैं, वहां इस कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट के बारे में लोग जानना व समझना पसंद करते हैं। बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एंड अनबीटेबल स्पाई हेरोल्ड एड्रियन रसेल फिल्बी उर्फ किम फिल्बी की। हेरोल्ड एड्रियन रसेल फिल्बी का जन्म भारत के पंजाब राज्य के अंबाला में 1 जनवरी 1912 में हुआ था। हेरोल्ड फिल्बी उर्फ किम फिल्बी के पिता जॉन फिल्बी एक लेखक के साथ अरेबिस्ट और जाने माने एक्सप्लोरर यानी खोजकर्ता थे। जॉन फिल्बी इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर थे और उसके पश्चात वे मेसोपोटामिया के सिविल सर्वेंट बने और आगे चलकर सऊदी अरेबिया के किंग इब्न साउद के एडवाइजर भी बने। हेरोल्ड फिल्बी को किम उपनाम मिला रुडयार्ड किपलिंग के फेमस नॉवेल किम से। किम फिल्बी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन इंग्लैंड में की और आगे चलकर कुछ समय सऊदी अरेबिया में भी बिताया। परंतु किम फिल्बी ने इंग्लैंड में अपनी एजुकेशन वेस्टमिनिस्टर स्कूल में जारी रखी और स्कॉलरशिप फॉर फर्दर स्टडीज के लिए हासिल की। समय की गति आगे बढ़ी और उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन स्कॉलरशिप के दम पर पाया। कैम्ब्रिज में एडमिशन मिलना उनके लाइफ का टर्निंग इवेंट कह सकते हैं। कैम्ब्रिज उस वक्त एकेडमिक एक्सीलेंस और सोशल रिचुअल से परिपूर्ण वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक था।
यहाँ वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली के बच्चे पढ़ने आते ताकि वे अपने रिस्पेक्टेड सोसाइटीज में मॉडर्न चेंज ला सकें। यह वो समय था जहां अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिबेट्स होते। कैपिटलिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म जैसे अलग अलग विचारधाराएं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पनप रही थी। ऐसे ही माहौल में किम फिल्बी ढले। किम फिल्बी कम्युनिस्ट विचारधारा के पुरजोर समर्थक बने। एकेडमिक एक्सीलेंस तो था ही, परंतु वहां के स्टूडेंट्स धीरे धीरे किम फिल्बी के कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति झुकाव को भी समझने लगे। उस माहौल के बीच ऑस्ट्रियन ज्यू आर्नोल्ड डूसिच ने कम्युनिस्ट विचारधाराओं से सहमत विद्यार्थियों का चयन शुरू किया। यह ऑस्ट्रियन ज्यू बेहद हैंडसम, चार्मिंग और किसी को भी अपने बात पर राजी करने की ताकत रखने वाला एक केजीबी स्पाई था। आर्नोल्ड डूसिच को तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो एकेडमिक एक्सीलेंस रखता ही हो, पर साथ ही साथ कम्युनिस्ट विचारधारा भी रखता हो। आर्नोल्ड डूसिच की खोज खत्म हुई किम फिल्बी नाम के एक नौजवान पर। किम फिल्बी पढ़ाई में स्कॉलर थे ही, परंतु पर्सनालिटी में इंप्रेसिव, फ्रेंडली नेचर और विजनरी खिलाड़ी थे। किम फिल्बी ने अपने एक्सपर्टीज और आर्नोल्ड डूसिच के साथ मिलकर फ्रेश रिक्रूट स्टार्ट किए। किम फिल्बी ने अपने साथ 4 और खिलाड़ी शामिल किए, जिनके साथ वे इतिहास का ग्रेटेस्ट स्पायरिंग बनाने जा रहे थे। किम फिल्बी ने इसके बाद डोनाल्ड मैकलिन, गाय बर्जिस, एंथनी ब्लंट और जॉन कैनक्रॉस जैसे स्कॉलर्स को कैम्ब्रिज 5 में रिक्रूट किया। यह सारे लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से थे। इनका मानना था कि कम्युनिज्म पॉलिटिकल सिस्टम ही सबसे असरकारक पॉलिटिकल सिस्टम है। उनके 2 मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से थे। ए, कैपिटलिज्म आने वाले सीवियर क्राइसिस से लड़ नहीं सकता। बी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज फासिज्म के सामने अपना दम तोड़ देगी। इसलिए अंत में कोई पॉलिटिकल सिस्टम सरवाइव कर पाएगी तो वह है मॉस्को, यानी कम्युनिज्म ही होगा। आर्नोल्ड डूसिच ने बड़ी चालाकी से इन 5 को यह बताया कि वे मॉस्को के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारा के फैलाव के लिए काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब ये 5 लोग मानने लगे कि सोवियट्स ने उन्हें फासिज्म से लड़ने के लिए रिक्रूट किया है, ना कि ब्रिटेन से धोखाधड़ी के लिए। परंतु सच्चाई तो यह थी कि मुसोलिनी, फ्रांसिस्को फ्रैंको, हिटलर जैसे डिक्टेटर एक प्रकार के थ्रेट्स थे सोवियत के लिए, और यह कैम्ब्रिज 5 के जरिए वे जासूसी कार्य करवा रहे थे ब्रिटेन में फ्यूचर थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। और अगर बात की जाए किम फिल्बी की, तो आगे चलकर जो माहौल कैम्ब्रिज से उन्हें मिला, उसका असर व छाप वे इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाले थे। कैम्ब्रिज से स्टडी करने के बाद किम फिल्बी वियना पहुंचे। वहां पर उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया। उसके पश्चात वे लंदन पहुंचे और वहां वे मंथली मैगजीन द वर्ल्ड रिव्यू ऑफ रिव्यूज में बहुत से लेख लिखे। लंदन में खासे एक्सपीरियंस के बाद वे स्पेन पहुंचे। स्पेन पहुंचते ही सिविल वॉर सा माहौल था। उन्होंने फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर द टाइम्स के लिए न्यूज को कवर किया। स्पेन में उन्होंने सोवियट्स के लिए काम किया। इंटरनल न्यूज वे अपने सोवियत हैंडलर्स को देते। यह काम कुछ ज्यादा सक्सेसफुल न था, परंतु जी हां, खुफिया तौर पर सोवियत हैंडलर्स के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन यहां एक रोचक बात जरूर हुई। ब्रिटिश और सोवियट्स दोनों देश की नजर इस वॉर में उपयोग हो रहे मेसरशिमिट BF-109 फाइटर प्लेन और पेंजर 1 एंड पेंजर 2 टैंक्स के परफॉर्मेंस पर थी। तो बस किम फिल्बी को इस मौके का फायदा उठाना था, जस्ट टू गेन इंटरेस्ट ऑफ बोथ ब्रिटेन एंड सोवियट्स। फिल्बी ने आधुनिक हथियारों की रिपोर्टिंग दोनों देश के इंटेलिजेंस को दी। इस काम का खास नोट सोवियट्स ने जरूर लिया, परंतु किम फिल्बी के लिए दौरी जिंदगी इतनी आसान होने वाली न थी। समय को हल्का सा आगे ले जाया जाए तो साल 1938 वॉल्टर क्रिविट्स्की, जो एक फॉर्मर सोवियत के GRU ऑफिसर थे, वे फ्रांस चले गए। उसी साल
वे अमेरिकन से कांटेक्ट कर स्टालिन के सीक्रेट सर्विस के डिटेल्स अमेरिकन को पास ऑन किए। यहां तक अमेरिकन द्वारा गठित डाइस कमेटी के सामने सोवियत एस्पिनाज किस तरह यूएस में काम कर रही है उसका पूरा अकाउंट यूएस ऑफिशियल्स के सामने गुप्त तरीके से प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस MI5 को भी 1940 में एक खुफिया जानकारी दी। उस जानकारी के अनुसार वॉल्टर क्रिवित्स्की ने कहा कि MI5 के फॉरेन डिवीजन में 2 सोवियत स्पाई अच्छी तरह से अपना नेटवर्क एक्सेस किए हैं और यह भी कहा कि एक और स्पाई है जिसने ब्रिटिश न्यूज़पेपर के लिए काम किया था स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान। दोस्तों, यह ब्रिटिश जर्नलिस्ट और कोई नहीं परंतु किम फिल्बी की तरफ इशारा था। परंतु साल 1940 में किम फिल्बी सारे ट्रेल्स को मिटा MI5 में थे। वॉल्टर क्रिवित्स्की सोवियट्स के लिए खतरा बन चुका था। साल 1941 में वॉल्टर क्रिवित्स्की की मौत मिस्टीरियस हालत में वॉशिंगटन के एक होटल रूम में पाई गई। उनकी मौत किसने की, शायद आप दर्शक अनुमान लगा सकते हैं। यह इंसिडेंट आप दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यह इंसिडेंट आपको दिखाता है कि किम फिल्बी को आगे कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा और आगे अपने स्मार्ट मूव और सोवियत के साथ क्लोज रिलेशन उन्हें बार बार खतरों से बाहर निकालने वाली थी। टाइमलाइन में वापस जाएं तो जुलाई 1939 में किम फिल्बी वापस लंदन पहुंचे द टाइम्स ऑफिस में। इस दौरान किम फिल्बी का सोवियत हैंडलर से कांटेक्ट टूटा। सितंबर 1939 डंकर्क इवैक्यूएशन पीरियड तक किम फिल्बी ने द टाइम्स ऑफिस में काम किया, परंतु अब किम फिल्बी आतुर थे बड़े गेम के लिए क्योंकि यह मीडिया वर्ल्ड उन्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी और यह इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करने पर मिलना था। तो बस कैम्ब्रिज 5 स्पाई रिंग का एक शातिर खिलाड़ी गाय बर्जिस ने किम फिल्बी को साल 1940 में अपने रिकमेंडेशन से ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI6 के सेक्शन डी में रिक्रूट कराया। सेक्शन डी का टास्क था उन दुश्मनों का पता लगाना जो नॉन मिलिट्री अटैक करें। किम फिल्बी का काम इस सेक्शन डी में शॉर्ट ही रहा। इसके बाद उनकी पोस्टिंग स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव SOE में हुई। इस प्रोग्राम में किम फिल्बी का काम था न्यूली अपॉइंटेड एजेंट्स को ट्रेन करना। किम फिल्बी के इस पोस्टिंग को सोवियट्स ने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। इस दौरान सोवियट्स ने किम फिल्बी से कांटेक्ट री एस्टैब्लिश किया। कांटेक्ट री एस्टैब्लिश होते ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन किम फिल्बी ने सोवियट्स को पास ऑन की। उन्होंने सोवियट्स को ऑपरेशन बारबरोसा, जिसमें जर्मनी USSR पर अटैक करने वाली थी, उस ऑपरेशन की ब्रीफिंग किम फिल्बी ने सोवियट्स को दी। इसके पश्चात साउथ ईस्ट एशिया में जापान अटैक करने वाली है, उस अटैक की भी ब्रीफिंग किम फिल्बी ने सोवियट्स को दी। परंतु सोवियट्स के काम करने का अपना तरीका है। किसी भी इंफॉर्मेशन को डबल चेक करे बिना वे डबल एजेंट्स पर विश्वास न करते। और यह बिल्कुल सही भी था क्योंकि एस्पिनाज में कौन एजेंट क्या गेम खेले, यू नेवर नो। परंतु इस इंफॉर्मेशन को 100% कंफर्म किया अनदर लेजेंड स्पाई ऑफ दिस सेंचुरी, रिचर्ड सॉर्जिन ने। तो बस फिर क्या, मॉस्को वाज ऑल सेट टू अकम्प्लिश द टास्क दे वर सपोज्ड टू। और यहां से एक जबरदस्त भरोसा किम फिल्बी ने सोवियट्स का जीता। सिर्फ सोवियट्स के लिए नहीं, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस को भी थ्रेट से बचाने का काम किम फिल्बी ने किया। सितंबर 1941 में MI6 के सेक्शन 5 काउंटर इंटेलिजेंस में किम फिल्बी की पोस्टिंग हुई। यह काम किम फिल्बी के लिए कठिन होने वाला था क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंस का प्रेशर इमेंस होने वाला था। परंतु अपने एक्सपर्टीज और नॉलेज के चलते किम फिल्बी इस प्रेशर को आसानी से झेल गए। किम फिल्बी ने मैड्रिड, लिप्सन, जिब्राल्टर और टैंगियर में अपने अंडरकवर स्पाइस को तैनात किया जो पल पर जर्मन के मूव्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। जर्मन उस वक्त स्पेन में तैनात थी और बड़े क्लोजली गिब्राल्टर के ब्रिटिश नेवल बेस पर नजर बनाए रखी थी। किम फिल्बी के नेटवर्क ने हमेशा से उस जगह को सिक्योर ही रखा।
इस तरह सोवियट्स और ब्रिटेन को अच्छे से हैंडल कर रहे थे किम फिल्बी। परंतु आने वाले समय में किम फिल्बी अपनी वफादारी सोवियट्स या ब्रिटेन किसके लिए ज्यादा रखने वाले थे, वह रोचक होने वाला था। किम फिल्बी का काम देख 1942-43 में उनकी जवाबदारी बढ़ाई गई। उन्हें सेक्शन 5 का डेप्यूटी हेड बनाया गया। फिर साल आया 1944। इस साल यह तय हो चुका था कि सोवियत यूनियन एक बार फिर ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण विरोधी साबित होगी। इस समस्या से निपटने के लिए MI6 ने सेक्शन 9 को रीएक्टिवेट किया। सेक्शन 9 का काम था सोवियट्स पर निगरानी रखना। सेक्शन 9 में हो रही गतिविधियों का चिट्टा किट्टा किम फिल्बी सोवियट्स तक पहुंचाते। सोवियट्स जिन जिन ऑफिसर्स को चेंज करने की हिदायत देती, किम फिल्बी वैसा ही चेंज करते। इस तरीके से यह कह सकते हैं कि सेक्शन 9 किम फिल्बी और सोवियट्स के अंडर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कैम्ब्रिज 5 के बाकी के खिलाड़ी गाय बर्जेस, डोनाल्ड मैकलन, एंथनी ब्लंट और जॉन कैनक्रॉस धीरे धीरे गवर्नमेंट्स के टॉप ऑफिशियल स्पॉट पर विराज कर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टील कर सोवियट्स को पास ऑन कर रहे थे। साल 1945 के अगस्त में एनकेवीडी के एजेंट कॉन्स्टेंटिन वोलोकोव जब इस्तांबुल में थे, तब उन्होंने ब्रिटेन से पॉलिटिकल असाइलम मांगा था, क्योंकि वे सोवियत के विरुद्ध जाकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन MI6 के साथ शेयर करना चाहते थे। कॉन्स्टेंटिन वोलोकोव को तुरंत प्रस्तुत किया गया MI6 के अधिकारी समक्ष। वोलोकोव ने इंफॉर्मेशन पास करते स्टेट किया कि MI6 के 3 एजेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसमें से 2 एजेंट्स फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं और तीसरा एजेंट लंदन के काउंटर एस्पिनाज सेक्शन में तैनात है। काउंटर इंटेलिजेंस और लंदन, ये दोनों की फैक्टर किम फिल्बी की तरफ इशारा कर रहे थे। किम फिल्बी यहां पूरी तरह से चेकमेट होने वाले थे, परंतु यहां हैवी ट्विस्ट और एक मजे की बात होने वाली थी। जिस ऑफिसर समक्ष वोलोकोव अपने इंफॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहे थे, वह और कोई नहीं परंतु किम फिल्बी खुद थे। यह वही बात थी कि चोर के सामने खड़े होकर चोर को ढूंढना। फिर क्या था, किम फिल्बी ने इन्वेस्टिगेशन करने का वायदा किया और फिर इन्वेस्टिगेशन का नाटक भी कुछ दिन चलाया। किम फिल्बी ने सोवियट्स को वोलोकोव के कॉम्प्रोमाइज होने की रिपोर्ट दी और उसके कुछ ही दिनों बाद वोलोकोव को मिस्टीरियस वे में मौत के घाट उतार दिया गया। वोलोकोव की मौत ने MI6 में भूचाल ला दिया, क्योंकि वोलोकोव के जरिए MI6 डबल एजेंट्स का पूरी तरह से पता लगा सकते थे। किम फिल्बी का यह डेडली मूव उन्हें इस बार फिर बचा लिया, परंतु आगे अभी बहुत से चैलेंजेस उनकी राह देख रही थी। साल 1949 सितंबर, किम फिल्बी की पोस्टिंग वॉशिंगटन DC में हुई ब्रिटिश एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे, परंतु हकीकत में वे वॉशिंगटन में ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ के पोस्ट पर तैनात थे। इस ऑफिस में यूनाइटेड स्टेट्स और लंदन स्टेशन के बीच भर भर के सीक्रेट व सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक हो रहा था। फिल्बी ने बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सोवियट्स को इंफॉर्मेशन सौंपते। सिर्फ इतना ही नहीं, किम फिल्बी ने MI6 में इस कदर अपना नाम स्थापित किया कि वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर ले जाते, यह कहकर कि वे डॉक्यूमेंट स्टडी करने के लिए घर ले जा रहे हैं। परंतु हकीकत यह थी कि वे ये डॉक्यूमेंट्स घर ले जाकर उनकी कॉपीज बनाते और छोटी से छोटी डिटेल्स को सोवियट्स तक पहुंचाते। यह दिखाता है कि किम फिल्बी ने MI6 में अपने जड़े कुछ इस हद तक मजबूत बनाया कि MI6 के सामने वे डॉक्यूमेंट स्टील कर रहे थे और MI6 इंटेलिजेंस के डम्बनेस का फायदा उठाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कैम्ब्रिज 5 का एक और मेंबर डोनाल्ड मैकलन पर यह दोहरी जिंदगी हावी होती जा रही थी। अब वे नर्वस ब्रेकडाउन की ओर थे। हैवी ड्रिंकिंग की वजह से अब वे सोवियट्स के कुछ खास काम नहीं आ रहे थे। डोनाल्ड मैकलन के बाद गाय बर्जेस का भी हाल यही था। 1950 में उन्हें भी फिल्बी के साथ वॉशिंगटन में पोस्टिंग मिली। वॉशिंगटन में बड़े ही चालाकी से गाय बर्जेस डॉक्यूमेंट स्टील करते।
इन डॉक्यूमेंट्स में ब्रिटिश और अमेरिकन की कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी थी अगेंस्ट सोवियट्स, परंतु समय उल्टी करवट लेने वाली थी किम फिल्बी, गाय बर्जेस और डोनाल्ड मैकक्लीन के लिए। अमेरिका की CIA ने सोवियट्स के मैसेज व कोड्स को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। इस इंटरसेप्ट व डिकोडिंग प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट विनोना था। हालांकि एक और ट्विस्ट की बात यह है कि प्रोजेक्ट विनोना के कोर टीम में किम फिल्बी भी थे। महीनों के मेहनत के बाद प्रोजेक्ट विनोना को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। CIA और MI6 ने नोट किया एक डबल एजेंट के मैसेजेस को, जिसका कोड नेम था होमर। होमर नाम सुनते ही किम फिल्बी का गला सूख गया और टेंशन के बुलेट्स एक एक करके उन्हें हिट होने लगे। इसका एक ही कारण था, क्योंकि होमर नाम और कोई नहीं, डोनाल्ड मैकक्लेन का कोड नेम था। किम फिल्बी का डोनाल्ड मैकक्लेन को बचाना जरूरी था, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो कैम्ब्रिज 5 फायरिंग के बाकी के स्पाई गाय बर्जेस, एंथनी ब्लंट, जॉन कैनक्रॉस और खुद किम फिल्बी का भी पकड़ा जाना तय समझो। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट विनोना को भारी सक्सेस मिला जा रहा था, क्योंकि सोवियत एटॉमिक स्पाई क्लॉस फोर्चर्स को भी दबोचा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैसेजेस और कोड्स को इंटरसेप्ट कर डेविड ग्रीनग्रास, जूलियस रोजनबर्ग और एथेल रोजनबर्ग, जो एक सोवियत एटॉमिक स्पाई थे, उन्हें भी पकड़ा गया। किम फिल्बी जानते थे कि कैम्ब्रिज 5 फायरिंग का शायद अंत की तरफ प्रयाण था। इससे पहले डोनाल्ड मैकक्लेन पकड़ा जाए, उसे बचाना जरूरी था। इस काम के लिए किम फिल्बी के घर में ही रह रहे गाय बर्जेस को चुना गया। अब गाय बर्जेस का काम था डोनाल्ड मैकक्लेन को अंडरग्राउंड व एक्सपोज होने से बचाने का। गाय बर्जेस ने तुरंत डोनाल्ड मैकक्लेन से मुलाकात की और बिना समय गवाए क्विक एस्केप करवाया फैमिली के साथ टू फ्रांस थ्रू शिप। उस वक्त डॉक्यूमेंटेशंस के झंझट न रहते, और अगर उनसे डॉक्यूमेंट की चेकिंग पोर्ट में होती भी तो डिप्लोमेटिक कवर से बचने का तरीका था ही। डोनाल्ड मैकक्लेन और गाय बर्जेस फ्रांस भागने में सफल रहे, परंतु फ्रांस में जैसे वे हवा में गायब हो गए, उनका कोई ट्रेस नहीं मिला। परंतु कुछ महीनों बाद पता चला कि वे मॉस्को में हैं। वे वहां इतने सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे इज अ मिस्ट्री टिल डेट। डोनाल्ड मैकक्लेन का गायब होना ब्रिटिश एम्बेसी व इंटेलिजेंस के लिए झटका था। उससे भी बड़ा झटका था गाय बर्जेस का गायब होना। गाय बर्जेस के गायब होने का सबसे बड़ा झटका किम फिल्बी को लगा, क्योंकि उनका गायब होना प्लान का हिस्सा था ही नहीं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को यह शक था कि डोनाल्ड मैकक्लेन कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट है, परंतु इनके भागने से अब वे 100% श्योर थे। गाय बर्जेस पर भी इन्वेस्टिगेशन चला। यह भी बात ब्रिटिश इंटेलिजेंस मान चुकी थी कि गाय बर्जेस वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट 2। आप दर्शकों को याद दिला दे कि वॉल्टर क्वित्स्की और कॉन्स्टेंटिन वोलोकोव का जिक्र हमने आपके सामने किया था, जो सोवियत एजेंट थे और सीक्रेट इंफॉर्मेशन MI6 और CIA को सौंप रहे थे, जो मिस्टीरियस मौत मारे गए। दोनों एजेंट्स ने जिक्र किया कि MI6 के फॉरेन डिवीजन में काम करने वाले 2 एजेंट्स और एक काउंटर इंटेलिजेंस में काम करने वाला एजेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये 2 फॉरेन डिवीजन में काम करने वाले और कोई नहीं परंतु डोनाल्ड मैकक्लेन और गाय बर्जेस ही थे। और रही बात काउंटर इंटेलिजेंस के कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट की, तो आप जानते हैं कि वह किम फिल्बी थे। खैर, वापस अगर प्रेजेंट सिनेरियो में आए तो डोनाल्ड मैकक्लेन और गाय बर्जेस के भागने के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस और सतर्क रहना चाहती थी। गाय बर्जेस का क्लोज रिलेशन किम फिल्बी के साथ था और इस वजह से किम फिल्बी पर भी इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, परंतु इस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि किम फिल्बी MI6 के टॉप ऑफिशियल्स में से एक थे। और इससे बड़े एम्बैरेसमेंट की क्या बात होगी कि इतने बड़े और पावरफुल सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर ही कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट है, जो KGB के लिए एसेट बना पड़ा है। परंतु किम फिल्बी भी कच्चे खिलाड़ी न थे। हर स्टील्ड डॉक्यूमेंट्स को सोवियट्स तक पहुंचाना और उन इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के सारे ट्रेसेस को बहुत अच्छे से किम फिल्बी इरेज करते। सोवियट्स के साथ कम्युनिकेशन सेटअप एंड इंस्ट्रूमेंट को भी डंप करना जरूरी था, और उन्होंने वह किया भी। MI5 और MI6 पर कांस्टेंट प्रेशर था पूरे मैटर को सॉल्व करने का कि क्या किम फिल्बी डबल एजेंट है, परंतु कुछ हाथ लगा नहीं,
सबूत न मिलने पर किम फिल्बी को होल्ड पर रखना इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल था। सबूत आखिरकार न मिलने पर किम फिल्बी को छोड़ना पड़ा। किम फिल्बी ने यहां मौके का फायदा उठाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, MI5 और MI6 के इन्वेस्टिगेशन की, और उसमें कुछ हाथ न लगने पर खुद को इनोसेंट और ब्रिटेन का लॉयल सिटीजन बताकर सिंपैथी और ट्रस्ट हासिल किया। इस पब्लिसिटी से किम फिल्बी के इमेज को फायदा जरूर मिला, लेकिन हिज करियर एज एन एजेंट वाज ओवर। इसके बाद MI6 ने किम फिल्बी की पोस्टिंग फॉरेन डिप्लोमेटिक के तौर पर बेरूट भेजा। डॉन मैकलन और गाय बर्जेस MI6 के हाथ से फिसलकर रशिया भागने में सफल रहे, परंतु MI5 और MI6 किसी भी हाल में किम फिल्बी को भागने नहीं देना चाहती थी। दिसंबर 1962 में आखिरकार प्रूफ मिल ही गया। किम फिल्बी के अगेंस्ट और MI5 और MI6 ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किम फिल्बी से इंटरोगेशन करने के लिए भेजा, और इस बार किम फिल्बी ने घुटने टेक दिए और डबल एजेंट होने की बात को स्वीकारना पड़ता ही, क्योंकि प्रूफ्स में कोई कमी न थी और किम फिल्बी के लक ने भी चमकना बंद कर दिया। लेकिन कहानी MI5 और MI6 के लिए कभी स्मूथ थी ही नहीं। इंटरोगेशन के अगले दिन ही किम फिल्बी मिस्टीरियस वे में गायब हो गए। किम फिल्बी गायब कैसे हुए, आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्लोज सिनेरियो को कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के बाद किम फिल्बी सोवियत हैंडलर से मिले। हैंडलर्स उसे डॉक पर ले जाते हैं एंड सोवियत शिप में बिठाकर MI5 और MI6 के चंगुल से छुड़ा ले जाते हैं। खैर, थ्योरीज बदलती रही, पर नहीं बदला तो फैक्ट कि गाय बर्जेस, डोनाल्ड मैकलन और अब किम फिल्बी MI5 और MI6 को धोखा दे चुके थे, और अब वे उनका कुछ कर भी नहीं सकते थे। किम फिल्बी भागने में सफल तो रहे, परंतु असल झटका उन्हें अब लगना था। जब किम फिल्बी मॉस्को पहुंचे तो उन्हें लगा कि उनका भव्य स्वागत होगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। किम फिल्बी को वायदा किया था KGB में उन्हें कॉलोनल का पद दिया जाएगा, परंतु पद तो दूर, सम्मान की एक निगाह भी KGB उन पर न डालती। यह बात अलग है कि उन्हें 500 रूबल्स पर मंथ सैलरी के नाम पर पे किया जाता था, जो कि आम KGB ऑफिसर से 4 गुना ज्यादा सैलरी थी, और उनके आसपास बॉडीगार्ड्स तैनात रहते। परंतु हकीकत यह थी कि वे बॉडीगार्ड्स उनकी रक्षा के लिए कम, निगरानी रखने के लिए थे कि कहीं वे मॉस्को से भाग न जाएं। उन्हें प्लेंटी ऑफ मनी व फूड्स दिए जाते, लेकिन यह सब उन्हें नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था सम्मान, जो उन्हें नहीं मिल रहा था। किम फिल्बी ने मॉस्को में स्थित द टाइम्स को इंटरव्यू देते कहा कि वे अपने आप को डबल एजेंट नहीं मानते। वे एक कम्युनिस्ट थे और पूरी जिंदगी वे कम्युनिस्ट विचारधारा के पालक सोवियट्स के इंटरेस्ट के लिए काम किया। परंतु आखिरकार हुआ क्या? पूरी जिंदगी कम्युनिस्ट विचारधारा के चलते जिस सोवियत का साथ उन्होंने दिया, उस सोवियत ने उन्हें रत्ती भर सम्मान भी न दिया। उन्हें मन ही मन इस दुख से उभरने की पीड़ा हुई कि पूरी जिंदगी सोवियत के प्रति समर्पित रहने का उन्हें क्या फल मिला? कुछ भी नहीं। 1968 में उन्होंने माय साइलेंट वॉर नाम की किताब लिखी, परंतु उस किताब को भी सोवियट्स ने 1980 तक पब्लिश होने न दिया। किम फिल्बी, जो सबसे खतरनाक स्पाई बने इतिहास के, उनकी डेथ मॉस्को में हुई 1988 में। समय बदला और सोवियट्स के परसेप्शंस चेंज हुए। जो सम्मान जीते जी न दिया सोवियट्स ने, वह सम्मान उन्हें मरने पर दिया। उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर से अंतिम विदाई दी गई और उनके रिमेन्स को दफनाया गया सोवियट्स के वॉर हीरोज के सिमेट्री के पास। उनके मरने के बाद सोवियट्स ने ऑनर्ड सोवियत सिटीजन का दर्जा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी थी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्पाई में से एक किम फिल्बी की। उन्हें उस वक्त भले ही सम्मान ना मिला हो, पर समय के साथ ग्रेट का दर्जा जरूर मिला। एस्पिनाच वर्ल्ड के रूल्स के टूटने पर यह स्पाई जरूर टूटा, पर कुदरत का भी एक रूल है
जो बनता है वो बिखरता है, तो बड़ा किम फिल भी इसे अछूता कैसे रहते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि किम फिल्बी जैसा स्पाई ना कोई बना है, ना कोई बन पाएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एस्पिनाच वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।